आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल अक्षर और लवण के पार्ट नंबर 5 के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं आपके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 आता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहाँ पर जो विलयन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले आपको अम्ल और अक्षार की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। जब भी हम क्या करते हैं, नीला लिटमस पत्थर अम्ल या विलयन के अंदर डालते हैं तो उस पत्थर का रंग बदलकर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और अक्षार की प्रॉपर्टी क्या होती है, अक्षार क्या करता है, जब भी हम क्या करते हैं लाल लिटमस पत्थर को अक्षारीय विलयन में डालते हैं तो लाल लिटमस पत्थर बदलकर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो विलयन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो जो लिटमस क्या विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो क्या होगा, आपका अक्षारीय विलयन होगा। अक्षारीय विलयन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 7 से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देखते हैं, 7 से अधिक वैल्यू कितनी है आपकी, डी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अक्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है और इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर पीएच मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। अभी आपको क्या बताना है, कोई आपको विलयन दिया गया है, इसके अंदर क्या होता है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके क्या करता है, एक गैस उत्पन्न करता है। तो जो आपकी गैस उत्पन्न होती है वो क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यह विलयन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो विलयन होगा जो क्या करता है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, वह विलयन क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्योंकि क्या होता है, अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाई गैस उत्पन्न करता है। जो आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जब भी हम क्या करते हैं, चूने के पानी में से गुजारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ से अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले विलयन लेंगे। विलयन क्या होगा आपके पास, यहाँ पर हमने विलयन लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हमने यहाँ पर क्या लिया, अंडे के पिसे वो कवच लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम क्या होता है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कैल्शियम क्या करेगा, HCl में से H को विस्थापित करेगा और कैल्शियम किसके स्थान पर आएगा, H के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। H क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। तो H आपका कहाँ आएगा, यहाँ से H आपका अलग हो जाएगा, H आएगा। तो H के साथ क्या आता है, जब भी H को हम अकेला लिखते हैं उसके साथ क्या आता है, 2 आता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, CO3 बचेगा। क्या बचेगा, CO3। CO3 के अंदर क्या होगा, जो आपका O3 होगा वो आपका 2 भागों में डिवाइड होगा। एक क्या बनेगा यहाँ से O2, एक क्या बनेगा, O बनेगा। और यहाँ से क्या आएगा, C। एक C किसके साथ जाएगा, यहाँ से O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाई के लिए 2, ऑक्साइड के लिए O आएगा। और यहाँ से एक O किसके साथ जाएगा, H2 के साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास जल बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट इट मीन्स अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम क्या करते हैं, चूने के पानी से गुजारते हैं तो यह क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से HCl आएगा, इट मीन्स B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na किसको बोलते हैं, सोडियम को बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, हाइड्रो को, O को बोलते हैं ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड
का हमने क्या लिया, विलियन लिया, कितना लिया, 10 ml लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलियन में जब हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनता है, उदासीन विलियन बनता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलियन का 20 ml लेते हैं, 20 ml लेते हैं, इट मीन्स हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का दुगुना लिया। यहाँ से कितना लिया, 20 ml लिया। इससे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलियन की कितनी मात्रा लेनी होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, अम्ल को अक्सार के अंदर मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक विलियन बनता है। जैसे आपके पास क्या बनता है, उदासीन विलियन बनता है। यहाँ से यदि हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 ml लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कितना लिया, यहाँ से 8 ml लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, अक्सार होगा, हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा, आपका अम्ल होगा। यहाँ से इसको हमने 10 ml लिया, यहाँ पर इसको कितना लिया हमने, 8 ml लिया। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा विलियन बनता है, हमारे पास उदासीन विलियन बनता है। अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका अक्सार है उसका विलियन की मात्रा हम कितनी लेते हैं, यहाँ से 10 का दुगुना लिया हमने, कितना लिया, 20 ml लिया। और इसको उदासीन करने के लिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा उस विलियन की मात्रा कितनी लेनी होगी। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या आया, हमने क्या लिया, यहाँ से जो हमारे पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया, 10 ml लिया। और यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए क्या होगा, यहाँ पर HCl होगा। HCl हमने कितना लिया, यहाँ से 8 ml लिया। तो जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, प्लस कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा विलियन बनता है, उदासीन विलियन बनता है। अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना ml लिया, 20 ml लिया। इट मीन्स यहाँ पर पहले कितना, 10 था, 10 का दुगुना लिया हमने। यहाँ पर कितना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 20 लिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू हमने क्या कर दी, 2 गुना कर दी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा विलियन बनेगा, उदासीन विलियन बनता है। तो यहाँ पर HCl की वैल्यू कितनी होगी। जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स अक्सार की वैल्यू दुगनी है, 10 से कितनी आपकी 20 है, तो यहाँ पर आपकी अम्ल की वैल्यू इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वैल्यू 8 की दुगनी कितनी होगी। यहाँ पर 8 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 16 होंगे। तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वैल्यू कितनी लेनी होगी, यहाँ से 16 ml लेनी होगी। जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 16 ml वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ से आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी वैल्यू लेंगे, 20 ml लेंगे। जब इन दोनों को आपस में मिक्स कराते हैं तो कौन सा विलियन बनेगा, यहाँ से उदासीन विलियन बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 ml आएगा। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस अनुपात में अक्सार लेते हैं उसी अनुपात में हमें क्या लेना होगा, अम्ल लेना होगा। जब हम अम्ल और अक्सार को बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सा विलियन बनता है, उदासीन विलियन बनता है। तो यहाँ से हम वैल्यू कितनी लेंगे, 16 ml लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ से डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको क्या बताना है, जब क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, उसको क्या करना है, हमें उपचार करना है, उसको ठीक करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, किस औषधि का हम प्रयोग करते हैं, एंटासिड औषधि का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ से देखते हैं हम एंटासिड का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि खाने को पचाने के लिए अम्ल की जरूरत होती है। जब हमारा पेट क्या करता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, तो हमारे अमाशय में इट मीन्स पेट के अंदर क्या होता है, दर्द होता है और जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस या एसिडिटी बोलते हैं। वहां पर क्या होती है, पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग से क्या होता है, अधिक अम्ल की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाएगी, एंटासिड प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा, जिस आंसर क्या होगा, एंटासिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले क्या करना, आपको शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, ए पार्ट आता है 5 का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्या करता है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल लिया।
जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, दानेदार जिंक, जिंक के लिए क्या होगा, यहाँ पर जिंक के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस समीकरण के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूले लिखने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn होता है। जब क्या करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, जिंक सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्योंकि जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है, यहाँ से कम अभिक्रियाशील होती है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। तो यहाँ से जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो जिंक किसके स्थान पर आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, सल्फेट तो ऐसे कैसे रहेगा, हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, जिंक आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, Zn आएगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगी यहाँ से विस्थापित। तो यहाँ से क्या आएगा, H2 आपका अलग हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या कितनी है, 1 है। राइट में H की संख्या कितनी है, 1 है। लेफ्ट में O की संख्या कितनी है आपकी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ से 4 है। यहाँ भी कितनी O की संख्या 4 है। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ से 1 है। राइट हैंड साइड में जिंक की संख्या कितनी है आपकी, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड के आपके अभिकारकों के परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड के जो आपके उत्पाद बनते हैं उनके परमाणु की संख्या के इक्वल है। तो यह समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्या करता है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से क्या बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम पट्टी के साथ। इट मीन्स आपका किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां से क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या बनती है, यहां से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां से हाइड्रो के लिए H, क्लोरिक के लिए Cl। HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यहां से हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या होगा, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम क्या करेगा, HCl में से H को विस्थापित करेगा। तो Mg किसके स्थान पर आएगा, यहाँ पर H के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl तो ऐसे कैसे रहेगा, Mg किसके स्थान पर आएगा, H के स्थान पर। तो यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, H को जब हम अकेला लिखते हैं इसके साथ क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ से क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम यहाँ से देखते हैं Cl के साथ 2 कैसे आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या नंबर कितना होता है, 12। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिट के अंदर, पहले परिपथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 2 आएंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 होता है। पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर कितने आएंगे, 8, फिर कितने आएंगे, 7। तो 7 को क्या करना, हमें 8 बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यहाँ से 1 की होगी। क्लोरीन का लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के बेस में जाएगा और मैग्नीशियम के लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसके बेस में जाएंगे, क्लोरीन के बेस में जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस समीकरण को क्या करना, हमें संतुलित करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हमारे पास 1 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हमारे पास 2 है। अभी इस 1 को क्या करना है, 2 के इक्वल करना है। जब हमें 1 को 2 के इक्वल करना है तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। तो HCl को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कराते ही हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2 होगी और यहाँ भी हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन की संख्या के बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई कराते क्लोरीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं, 2 है।
राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितने आपके 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पादों के परमाणु की संख्या के बराबर होगी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, यहाँ से राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यह क्या होगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब यहाँ से हम क्या लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब एल्युमिनियम क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Al होता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। तो जब एल्युमिनियम क्या करेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी। एल्युमिनियम क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा और हाइड्रोजन क्या होगी, कम अभिक्रियाशील होगी। एल्युमिनियम क्या करेगा, H2SO4 में से H2 को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। इट मीन्स हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, H2 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ से Al आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, SO4 तो ऐसे कैसे रहेगा, जो आपका हाइड्रोजन होगा उसके स्थान पर क्या आएगा, Al आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ से विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका H2 आएगा। अभी हमें देखना है Al के साथ 2 कैसे आएगा और SO4 के साथ 3 कैसे आएगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिट के अंदर, पहले परिपथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर 8, फिर कितने आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, SO4 सल्फेट लिया। सल्फेट के अंदर हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या नंबर कितना होता है, 8 होता है। पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर कितने आएंगे, 6। इस 6 को हमें क्या करना, 8 बनाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन किसके बेस में जाएंगे, SO4 के बेस में जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, SO4 3 बनेगा। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन किसके बेस में जाएंगे, एल्युमिनियम के बेस में जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, Al2 बनेगा। जब भी एल्युमिनियम क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है। राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, हमारे पास यहाँ से 1 है। अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में कितने हमारे पास एल्युमिनियम की संख्या 2 है। अभी क्या करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड के 1 को राइट हैंड साइड के 2 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ से एल्युमिनियम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम की संख्या कितनी होगी, हमारे पास 2 होगी। और राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं सल्फर की संख्या SO कितने हमारे पास, यहाँ से 4 है। और यहाँ पर कितने हमारे पास SO4 3 कितने होंगे, 12 होंगे। अब क्या करना, हमें यहाँ से 4 को किसके इक्वल करना है, 12 के इक्वल करना है। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो H2SO4 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, H के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ेगी, 3 2 जा कितने होंगे, यहाँ से 6 होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ से 6 हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने होंगे, हमारे पास 6 होंगे। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। जब भी हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 3 अच्छे होंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, राइट हैंड साइड में 6 होंगे। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर SO कितने बनेंगे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में 3 की मल्टीप्लाई किससे करा दी, 4 से करा दी। 3 4 जा कितने होंगे, यहाँ से 12 होंगे। और यहाँ से भी देखते हैं हम, यहाँ पर कितने 4 3 जा कितने हैं, 12 है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका SO कितना होगा, 12 होगा। यहाँ भी कितना होगा, 12 होगा। तो इस समीकरण के अंदर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अभिकारक है, राइट हैंड साइड में जितने भी आपके उत्पाद है, उनके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, आपस में बराबर होगी।
इसलिए यह समीकरण क्या होगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनता है, तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, जब लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से लोहा क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, हाइड्रो के लिए फॉर्मूला H होता है, क्लोरिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Cl होता है। तो HCl क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब ये क्या करता है, लोहे के साथ अभिक्रिया करता है, लोहे के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आयरन क्या करेगा, HCl में से H को विस्थापित करेगा और आयरन किसके स्थान पर आएगा, H के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl तो ऐसे कैसे रहेगा, H के स्थान पर क्या आएगा हमारा, Fe आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनता है। और आयरन क्या लिया हमने यहाँ से, 2 की फॉर्म में लिया, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, क्लोरीन के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, आयरन 2 क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। जब भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन इट मीन लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लोहा सेकंड क्लोराइड बनाएगा। इट मीन्स क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब इस 1 को क्या करना है, 2 के इक्वल करना है। तो 1 को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो HCl को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कितनी बनेगी, 2 बनेगी और क्लोरीन की संख्या कितनी बन जाएगी, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब क्लोरीन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने होंगे आपके, 2 होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन इट मीन लोहा कितना होगा आपका, 1 होगा। राइट हैंड साइड में भी आयरन कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारकों के परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड के उत्पादों के परमाणु की संख्या के बराबर है। तो इट मीन्स ये वाला समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होती है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप के द्वारा साबित करना है। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। जो एल्कोहल होता है और ग्लूकोज होता है, जैसे यौगिकों के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल्कोहल का C2H5OH होता है। यहाँ पर क्या होता है, H भी होता है। और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला C2H12O6 होता है। यहाँ भी आपका H होता है, इट मीन्स हाइड्रोजन होती है। लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप के द्वारा बताना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने क्या ली, एक रबड़ की कार्क ली। रबड़ की कार्क के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम, रबड़ की कार्क बोलते हैं। रबड़ की कार्क के अंदर हम क्या करते हैं, 2 कील लगा देते हैं। और रबड़ की कार्क के अंदर 2 कील लगाकर एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर रख देते हैं। और इस बीकर के अंदर हम क्या लेते हैं, तनुकृत अम्लीय विलयन लेते हैं। ये बड़ा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अम्लीय विलयन होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 किलो को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों टर्मिनल के साथ अलग अलग जोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके मीडियम में क्या लगाते हैं, इसके मध्य में क्या लगाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही यहाँ पर क्या होता है, एनोड और कैथोड के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, इस विलयन के अंदर से आपकी क्या गुजरती है, विद्युत धारा गुजरती है। जब भी इस विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है तो यहाँ पर आपके क्या बनते हैं, H+ आयंस उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही इस विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरेगी। तो विद्युत धारा क्या होगी, यहाँ से ऐसे गुजरती हुई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बल्ब ऑन हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, बल्ब जल जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, जो भी आपके पास क्या होता है, अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन के अंदर से जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है, इट मीन्स बल्ब जलता है। अब हम क्या लेते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं। दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या लिया, एक दोबारा से फिर क्या लिया हमने, रबड़ की कार्क ली। रबड़ की कार्क के अंदर हम क्या करते हैं, 2 कील लगा देते हैं। रबड़ की कार्क के अंदर 2 कील लगाकर उसको क्या कर देते हैं, हम इस बीकर के अंदर डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लेते हैं, बल्ब लेते हैं, एक स्विच लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैटरी के दोनों टर्मिनल को
किलो के क्या करेंगे, किलो से कनेक्ट करेंगे और इसके बीच में क्या लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। और यहाँ पर विलयन क्या लेंगे हम, या तो एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C2H5O6OH होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, जब भी हम क्या करते हैं स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही यहाँ से क्या होगी, आपकी विद्युत धारा क्या होगी, विलयन के अंदर से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल या ग्लूकोज के विलयन के अंदर से जब हम क्या करते हैं स्विच को ऑन करते हैं तो वायर के थ्रू यहाँ पर इस विलयन के अंदर यहाँ से विद्युत धारा यहाँ तक नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, जब भी आपकी विद्युत धारा नहीं गुजरती है तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके कोई भी H+ आयन नहीं बनते हैं। जब यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा नहीं गुजरेगी तो यहाँ पर कोई भी H+ आयन नहीं बनेंगे और यहाँ पर क्या होगा, बल्ब आपका नहीं जलता, बल्ब आपका ऑन नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं या इससे पता चलता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है या अल्कोहल होता है, जब भी इसके अंदर से हम क्या करते हैं विद्युत धारा गुजारते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा नहीं गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी H+ आयन नहीं बनता है। जहाँ पर आपके जिस विलयन के अंदर H+ आयन नहीं बनते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा नहीं गुजरती है। इसलिए आपका क्या होता है, अल्कोहल और आपके ग्लूकोज क्या होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन होती है, फिर भी इनका वर्गीकरण क्या होता है, अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि इस विलयन के अंदर H+ आयन नहीं बनते हैं, ना ही आपकी यहाँ पर विद्युत धारा गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्लीय विलयन के अंदर से क्या होगी, आपकी विद्युत धारा गुजर जाएगी और यहाँ पर H+ आयन भी बनेंगे, परंतु आपके अल्कोहल और आपके ग्लूकोज विलयन के अंदर क्या होगी, विद्युत धारा नहीं गुजरती है, नहीं ना ही यहाँ पर क्या बनते, कोई भी H+ आयन नहीं बनते हैं और यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत चालन क्यों नहीं होता, जबकि आपके पास क्या होता है, वर्षा का जल क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। आश्रित जल हम किसको बोलते हैं, जो आपका शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल के अंदर से कभी भी विद्युत धारा नहीं गुजरती है, जबकि वर्षा के जल के अंदर से क्या होती है, विद्युत धारा गुजर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्षा के जल के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा के जल के अंदर घुली होती है, ये क्या करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है और क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और जब भी हम क्या करते हैं, इसको एक बीकर में लेते हैं, हमने यहाँ से क्या लिया, एक वर्षा का जल लिया। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ से वर्षा का जल डाल दिया। इस वर्षा के जल के अंदर कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और क्या होती है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये गैसें क्या करती है, इस जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3 होता है। और यहाँ पर आपका एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल के लिए एक सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 होता है। हमने यहाँ से क्या लिया, एक एनोड ली, एक क्या ली, कैथोड ली। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जब भी हम इसको जोड़ते हैं और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया साथ में और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बैटरी ली, हमने मान के चलो 6 वोल्ट की बैटरी ली। जब हम क्या करते हैं, इस स्विच को दबाते हैं, इस स्विच को दबाते ही यहाँ पर आपकी एनोड होगी, यहाँ पर क्या होगी, कैथोड होगी। एनोड और कैथोड जो आपके एक विलयन के अंदर रखी गई है, जो कि आपका वर्षा का जल है। जब भी वर्षा के जल के अंदर से विद्युत यहाँ पर क्या होगी, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही वर्षा के जल के अंदर से क्या होगी, यहाँ पर विद्युत धारा गुजरती है। तो विद्युत धारा ऐसे गुजरेगी यहाँ से, तो यहाँ पर आपके जो आपका वर्षा का जल होगा तो कौन से आयन बनाएंगे, यहाँ से H+ आयन बनाएंगे। इसलिए जिस विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है तो वहां पर कौन से आयन बनते हैं, आपके H+ आयन बनते हैं। अभी हमें क्या लेना है, आश्रित जल लेना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध जल बोलते हैं। अब हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ से शुद्ध जल डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित जल बोलते हैं। क्योंकि आश्रित जल इट मीन्स आपका शुद्ध जल होता है, उसके अंदर आपकी कोई भी गैस घुलनशील नहीं होती है, जो कि आपका प्योर फॉर्म में होता है। अभी हमने यहाँ से क्या लगाई, एनोड लगाई, एक क्या लगाई हमने यहाँ से, कैथोड लगाई। अब इसको क्या करेंगे, एक स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही एनोड और कैथोड के थ्रू इस विलयन के अंदर से क्या होगी, आपकी विद्युत धारा नहीं गुजरती है। जहां पर आपकी विद्युत धारा नहीं गुजरती है तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके कोई भी H+ आयन नहीं बनते हैं। क्योंकि वर्षा के जल के अंदर तो क्या होती है, अलग अलग गैसेज होती है, जिनके कारण क्या होता है, यहाँ पर विद्युत धारा गुजर जाती है और आपके H+ आयन बनते हैं। जो आपका आश्रित जल होता है, इट मीन्स आपका शुद्ध जल होता है, इसके अंदर कोई भी गैसेज नहीं होती है। जब भी यहाँ पर कोई भी गैसेज घुलनशील नहीं होगी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं। तो यहाँ पर आपके विद्युत धारा नहीं गुजरती है और ना ही आपके कोई भी H+ आयन बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आश्रित जल के अंदर क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत धारा नहीं गुजरती है
और जो आपका वर्षा का जल होता है इसके अंदर से क्या होती है, विद्युत धारा गुजर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें क्या लेना है, जल नहीं लेना है और क्या लेना है, ओनली अम्ल लेना है। तो अम्ल का व्यवहार क्या होता है, अम्लीय क्यों नहीं होता है। हम क्या लेते हैं, यहाँ से एक बीकर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, एक हमने यहाँ से क्या लिया, दूसरा बीकर लिया। यहाँ पर हमने क्या लिया, इसके अंदर अम्ल डाल लिया। क्या डाल लिया हमने यहाँ से, सबसे पहले हमने क्या डाल लिया, यहाँ से जल डाल लिया। जल क्या होगा आपका H2 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके यहाँ से क्या डाल दिया, अम्ल। जैसे हमने क्या डाल दिया, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाल दिया। जब भी हमारा क्या होगा, यहाँ से जल क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका एक विलयन बनेगा। और यहाँ से हमने क्या लिया, ओनली सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। इट मीन्स आपका क्या लिया, अम्ल लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी जल नहीं लेते। क्या नहीं लेते हैं, H2O जल नहीं लेते। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, इस बीकर के अंदर क्या होगी, जल की अनुपस्थिति होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जल नहीं होगा। और इस बीकर के अंदर क्या होगा, आपका अम्ल के साथ क्या होगा, जल मिक्स होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एनोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैथोड। और इसको किससे जोड़ देते हैं, एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, एक एनोड लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको एक स्विच के थ्रू किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, अम्ल का जलीय विलयन होगा और यहाँ पर क्या होगा, ओनली अम्ल होगा। जब भी हम क्या करते हैं, अम्ल के जलीय विलयन के अंदर से यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते से यहाँ से क्या होती है, विद्युत धारा गुजरती है। जब भी यहाँ पर विद्युत धारा गुजरती है तो यहाँ से कौन से आयन बनते हैं, हमारे पास H+ आयन बनते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ से क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है, यहाँ से आपकी क्या होती है, विद्युत धारा नहीं गुजरती है। क्योंकि आपका यहाँ पर क्या ओनली अम्ल है, अम्ल के अंदर से आपकी विद्युत धारा नहीं गुजरेगी। क्योंकि आपका अम्ल का जो आपका जलीय विलयन होता है उसके अंदर से विद्युत धारा गुजरती है। जब यहाँ पर कोई विद्युत धारा नहीं गुजरेगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके कोई भी H+ आयन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर तो क्या, जो आपकी जल की उपस्थिति होती है उसके केस में तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन आपके बनते हैं। और जल की अनुपस्थिति के अंदर इट मीन्स आपका जहां पर जल नहीं होता है उसके अंदर आपके कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार कभी भी अम्लीय नहीं होता। क्योंकि अम्ल के लिए H+ आयन बनना जरूरी होते हैं। क्योंकि जिस विलयन के अंदर से H+ आयन उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जल की अनुपस्थिति में कभी भी अम्ल का व्यवहार क्या होगा, अम्लीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयनों A, B, C, D और E की जब हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक से जांच करते हैं तो उसके pH के मान क्या आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, A का मान कितना आता है, 4 आता है। B का मान कितना आता है, 1 आता है। C जो आपका विलयन होता है उसका मान कितना आता है, 11 आता है। जो D विलयन होता है उसका मान कितना आता है, 7 आता है। और E विलयन होता है उसका मान कितना आता है, हमारे पास 9 आता है। तब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा विलयन आपका, नंबर ए आपका उदासीन है, कौन सा आपका प्रबल अक्षारीय है। सी में क्या बताना है, जो आपका कौन सा आपका प्रबल अम्लीय है। डी के अंदर क्या बताना आपको, कौन सा आपका दुर्बल अम्लीय है। ई के अंदर क्या बताना, कौन सा आपका दुर्बल अक्षारीय है। अभी आपको यहाँ पर क्या दिए गए, 5 विलयन दिए गए हैं। 5 विलयन के अंदर क्या दिया गया आपको, एक ए विलयन दिया गया है, एक क्या दिया गया बी, एक क्या दिया गया सी, एक आपका डी, एक आपका यहाँ से क्या ई। ये आपके विलयन है। ए विलयन का pH मान कितना है, 4 है। बी का कितना है, यहाँ से 1 है। सी का कितना है, यहाँ से 11 है। और डी विलयन का pH मान कितना है, यहाँ से 7 है। और ई विलयन का pH मान कितना है, यहाँ से 9 है। अब इस विलयन के अंदर हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि कौन सा विलयन आपका उदासीन होगा, कौन सा आपका प्रबल अक्षारीय होगा, कौन सा आपका प्रबल अम्लीय होगा, कौन सा आपका दुर्बल अम्लीय होगा, कौन सा आपका दुर्बल अक्षारीय होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, pH स्केल देखते हैं। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, एक pH स्केल लेते हैं। आपको पता है कि pH स्केल के अंदर वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है। और यहाँ पर इन बिटवीन क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिया। यहाँ से क्या आएगा 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। जो आपका क्या होता है, 7 होता है। जब भी pH की वैल्यू 7 आती है तो वह विलयन क्या होता है, आपका उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है। जब भी pH की वैल्यू क्या आती है, 7 से नीचे आती है, इट मीन्स आपकी बिलो या लेस देन क्या आती है, 7 आती है, तो ये वाला विलयन क्या होता है, आपका अम्लीय विलयन होता है। जब भी pH वैल्यू क्या आती है, 7 से अबोव आती है, तो ये वाला विलयन क्या होता है, आपका अक्षारीय
विलियन होता है। जो आपके प्रबल अमल होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, जो आपके अमल होते हैं, जो अमलीय विलियन होता है, अमलीय विलियन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रबल अमल होता है, क्या होता है, दुर्बल अमल होता है। जो आपका प्रबल अमल होता है, जब भी पीएच की वैल्यू क्या आती है, या तो 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है 3 आती है। तो यहाँ तक आपके क्या होंगे, ये वाले सारे के सारे क्या होंगे, प्रबल अमल होंगे। जब भी पीएच वैल्यू क्या आती है, या तो 4 आती है, या 4 से लेकर आपकी क्या आती है, 7 से कम आती है, और यहाँ पर क्या होगी, 4 से ज्यादा होगी, तो ये वाले क्या होंगे, यहाँ पर आपके दुर्बल अमल होंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं, अक्षार भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रबल अक्षार होता है, क्या होता है, दुर्बल अक्षार होता है। जब भी पीएच वैल्यू क्या आती है, 7 से अबो आती है, इट मीन्स आपकी क्या आएगी, 14 से लेस देन आएगी, और 7 से अबो आएगी, और 7 के नियर रहेगी। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, या तो 8 आएगी, 9 आएगी, या 10 आएगी। जब भी पीएच वैल्यू कितनी आती है किसी विलियन की, 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, तो वह विलियन क्या होगा, आपका दुर्बल अक्षार होगा। कैसा होगा, दुर्बल अक्षार होगा। जब भी पीएच वैल्यू क्या आती है किसी विलियन की, 11 से लेकर 14 के बीच में आती है, तो वह विलियन आपका क्या होगा, यहाँ से प्रबल अक्षार होगा। अभी आपको यहाँ पर कितने विलियन दिए गए, 5 विलियन दिए गए हैं। पांचों विलियन के अंदर बताना है कौन सा आपका उदासीन है, कौन सा प्रबल अक्षारी है, कौन सा प्रबल अमली है, कौन सा आपका दुर्बल अमली है, और कौन सा आपका दुर्बल अक्षारी है। अभी आप पीएच स्केल से आसानी से देख के बता सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताना, उदासीन विलियन कौन सा है। उदासीन के लिए मैंने आपको बताई थी कि उदासीन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। जब भी किसी विलियन की पीएच वैल्यू क्या आती है, 7 आती है, तो विलियन क्या होगा, आपका उदासीन विलियन होगा। तो यहाँ से देखते हैं, आपका विलियन डी है, विलियन डी की पीएच वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है, तो विलियन डी क्या होगा आपका, यहाँ से ये बड़ा आपका विलियन डी क्या होगा, यहाँ से उदासीन विलियन होगा। कैसा विलियन होगा, उदासीन विलियन होगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, प्रबल अक्षारीय कौन सा होगा। बी के अंदर क्या बताना है, प्रबल अक्षारीय कौन सा होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रबल अक्षारीय के लिए वैल्यू क्या क्या आएगी। आपको बताई थी हमने कि जो आपकी प्रबल अक्षारीय होती है, प्रबल अक्षारीय के लिए वैल्यू क्या आएगी, या तो 11 आएगी, या 12 आएगी, या 13 आएगी, या 14 आएगी। तो यहाँ से देखते हैं हम किस विलियन की वैल्यू क्या आपकी 11 से अबोव है, इट मीन्स आपकी 14 तक है। विलियन सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपकी 11 है, तो विलियन सी क्या होगा आपका, यहाँ से प्रबल अक्षार होगा। कैसा विलियन होगा आपका, यहाँ से प्रबल अक्षार होगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है आपकी 11 या 11 से अबोव है। नेक्स्ट आता है सी पार्ट, प्रबल अमलीय बताना है। प्रबल अमलीय के लिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी, या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी। अभी यहाँ पर देखते हैं ए बी और ई विलियन में से किसकी वैल्यू आपकी 0 से लेकर 3 के बीच में है। तो बी विलियन है, बी विलियन की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो जब भी पीएच वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो वो क्या होता है, आपका प्रबल अमल होता है। तो बी विलियन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 किस में आएगा, प्रबल अमल में। तो विलियन बी क्या होगा, यहाँ से आपका प्रबल अमल होगा। नेक्स्ट आता है आपका डी पार्ट। डी के अंदर आपको क्या बताना है, दुर्बल अमल बताना है। दुर्बल अमल के लिए मैंने आपको बताया था कि दुर्बल अमल के लिए पीएच वैल्यू कितनी आएगी, या तो आपकी 4 आएगी, या 5 आएगी, या कितनी आएगी, 6 आएगी। जब भी किसी विलियन की पीएच वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, वो वाला विलियन क्या होगा आपका, यहाँ से दुर्बल अमल होगा। तो दुर्बल अमल के लिए यहाँ पर वैल्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपकी 4 वैल्यू किसकी है, ए विलियन की है। तो ए विलियन क्या होगा, यहाँ पर ए विलियन की पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए विलियन क्या होगा, यहाँ से आपका दुर्बल अमल होगा। कैसा विलियन होगा आपका, दुर्बल अमल होगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, ई के अंदर क्या बोलता है, दुर्बल अक्षारीय कौन सा होगा। दुर्बल अक्षारीय के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है, जब भी किसी विलियन की पीएच वैल्यू 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, तो वह विलियन क्या होगा, आपका दुर्बल अक्षारीय होगा। तो दुर्बल अक्षारीय के लिए यहाँ देखते हैं, जो आपका विलियन ई है, विलियन ई की पीएच वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से 9 है, तो विलियन ई क्या होगा आपका, दुर्बल अक्षारीय होगा। कैसा विलियन होगा, दुर्बल अक्षारीय होगा। तो हम पीएच स्केल से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा विलियन आपका प्रबल अमल होगा, कौन सा दुर्बल अमल होगा, कौन सा आपका उदासीन होगा, कौन सा आपका दुर्बल अक्षार होगा, और कौन सा आपका प्रबल अक्षार होगा। क्योंकि पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, पहले आपकी यहाँ पर 0, 1, 2, 3 यहाँ तक जो आपकी 4 वैल्यू आती है, तो ये वाली किसकी होती है, आपकी प्रबल अमल के लिए होती है। जब भी पीएच वैल्यू 4, 5, 6 आती है, ये वाली किसके लिए होती है, आपकी दुर्बल अमल के लिए होती है।
जब भी किसी विलेन की पीएच वैल्यू 7 आती है तो वो वाला विलेन क्या होता है आपका उदासीन विलेन होता है, ना तो वो अम्ल होता है ना ही आपका क्षार होता है। जब भी पीएच वैल्यू क्या आती है 8, 9, 10 आती है तो वह विलेन क्या होगा आपका यहाँ से दुर्बल अक्षार होगा। जब भी पीएच वैल्यू क्या होती है आपकी 11, 12, 13 या 14 आती है तो वो वाला क्या होगा आपका यहाँ से प्रबल अक्षार होता है। तो पीएच स्केल से हम चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा विलेन आपका प्रबल है, दुर्बल है, अमल में आता है जो आपका प्रबल अक्षार या दुर्बल आपका अक्षार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्नली ए एवं प्रश्नली बी के अंदर क्या लेनी है आपको समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है। उसके बाद क्या करना है प्रश्नली ए के अंदर क्या डालना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। उसके बाद प्रश्नली बी के अंदर क्या डालना है एसिटिक अम्ल जिसको हम क्या बोलते हैं CH3COOH कहते हैं। किस प्रश्नली के अंदर तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी आपको क्या बताना है। जब हम क्या करते हैं प्रश्नली ए के अंदर और प्रश्नली बी के अंदर समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी डालते हैं। उसके बाद क्या करना है प्रश्नली ए के अंदर क्या डालना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है और प्रश्नली बी के अंदर क्या डालना है एसिटिक अम्ल डालना है। जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या होता है एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होता है और आपका एसिटिक अम्ल क्या होता है दुर्बल अम्ल होता है। तो इसके अंदर बताना है किस प्रश्नली के अंदर आपकी तेजी से बुदबुदाहट होगी, इट मीन्स आपकी तेजी से तीव्र अभिक्रिया होगी, वो बताना आपको। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं दो प्रश्नलियां लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया एक प्रश्नली ली। इस प्रश्नली का नाम क्या होगा यहाँ से ए नाम होगा। दूसरी प्रश्नली हमने क्या ली प्रश्नली बी ली। प्रश्नली ए के अंदर हमने क्या डाल दी यहाँ से एक मैग्नीशियम की पट्टी डाल दी जिसको हम क्या बोलते हैं Mg। और यहाँ पर प्रश्नली बी के अंदर भी हम क्या डाल देते हैं एक मैग्नीशियम की पट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं Mg बोलते हैं। प्रश्नली ए के अंदर हमें क्या डालना है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है जिसको हम क्या बोलते हैं HCl कहते हैं। और प्रश्नली बी के अंदर हमें क्या डालना है यहाँ से एसिटिक अम्ल डालना है। एसिटिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ से CH3COOH होता है जो कि आपका दुर्बल अम्ल होता है। जो HCl होता है ये क्या होता है आपका प्रबल अम्ल होता है। अब इसके लिए आपको क्या करनी है अभिक्रिया करानी है कि किसके अंदर आपकी अभिक्रिया आपकी तेजी से होगी और किसके अंदर क्या होगी आपकी कम तेजी से होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं प्रश्नली नंबर ए के लिए देखते हैं। प्रश्नली नंबर ए के लिए क्या लेते हैं हम सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर एक मैग्नीशियम की पट्टी ली Mg लिया। Mg को हमने कहाँ डाल दिया एक प्रश्नली ए के अंदर डाल दिया और यहाँ पर क्या लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं HCl बोलते हैं जो कि आपका प्रबल अम्ल होता है। जब भी मैग्नीशियम क्या करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम क्या होता है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा यहाँ पर HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और Mg किसके स्थान पर आएगा यहाँ पर H के स्थान पर। तो यहाँ पर Cl के साथ क्या आएगा यहाँ से Mg आएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी यहाँ से विस्थापित हो जाएगी। जब भी H आपका अकेला आता है इसके लिए क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ से आपका क्या बनता है Mg के साथ यहाँ पर Cl के साथ यहाँ पर 2 कैसे आएगा। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है 12 होता है। इसके अकॉर्डिंग आपके पहले ऑर्बिट के अंदर पहले परिपथ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर 8 आएंगे फिर 2 आएंगे। क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17। पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 फिर 8 फिर 7। अब इस 7 को क्या बनाना हमें 8 बनाना। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके बेस में जाएगा मैग्नीशियम के बेस में। जो आपका यहाँ से मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले किसके बेस में जाएंगे क्लोरीन के बेस में। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। जब भी मैग्नीशियम पट्टी क्या करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पर जो ये वाली अभिक्रिया होती है बहुत ही तेजी से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम क्या लेते हैं प्रश्नली नंबर बी लेते हैं। प्रश्नली बी के अंदर हमने क्या लिया मैग्नीशियम की एक पट्टी डाल दी। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ से एसिटिक अम्ल डाल दिया। तो यहाँ से क्या आएगा मैग्नीशियम आएगा। यहाँ से क्या आएगा हमारे इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH होता है। जब भी मैग्नीशियम क्या करेगा एसिटिक अम्ल इट मीन्स आपका क्या होगा यहाँ से दुर्बल अम्ल होगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो मैग्नीशियम क्या होता है हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम क्या करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो Mg किसके स्थान पर आएगा H के स्थान पर। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास CH3COO तो ऐसे कैसे आएगा हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ से Mg आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका Mg आएगा
और साथ में आपका H क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका H आएगा। H के साथ क्या आएगा आपका 2 आएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या नंबर कितना होता है, 12। 12 के अकॉर्डिंग पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अंतिम परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसके बेस में जाएंगे, यहाँ से इसके बेस में जाएंगे, CH3COO के बेस में जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COO2 और साथ में क्या आएगा, यहाँ से Mg आएगा, और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी मैग्नीशियम क्या करता है, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से क्या बनता है, मैग्नीशियम, Mg किसके लिए होगा, मैग्नीशियम, और CH3COO2 क्या होता है आपका, एसीटेट बनता है। यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर परख नली ए के अंदर क्या होगी, अधिक तेजी से अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, प्रबल अम्ल लिया। और यहाँ पर परख नली बी के अंदर क्या होगी, आपकी तीव्र अभिक्रिया नहीं होगी, आपकी मंदी से अभिक्रिया होगी, आराम से अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, दुर्बल अम्ल लिया। और यहाँ पर दोनों अभिक्रिया के अंदर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। ताजा दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है, अपना उत्तर समझाइए। जो आपके पास क्या होता है, ताजा दूध होता है, ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। जब इसकी क्या बन जाती है, दही बन जाती है, तो इसके पीएच के मान के अंदर क्या परिवर्तन होना है वो बताना आपको। जो ताजा दूध होता है, दूध के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। जब दूध के अंदर हम क्या डालते हैं, कोई भी खट्टी चीज डालते हैं, या उसको कहाँ रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, या वहां पर क्या होती है, ज्यादा गर्मी होती है, तो दूध क्या होता है आपका, कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे 5 से 6 घंटे के बाद किस में बदल जाता है, दही के अंदर बदल जाता है। दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दही क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, 6 से बदलकर आपका कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो आपका वहां से 3 होगा या 4 होगा। तो जब भी पीएच मान क्या होता है, घटता है। जितना पीएच मान क्या होगा, कम होगा, उतना ही आपका अधिक अम्ल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ताजे दूध का पीएच मान जब क्या होता है, दही बन जाती है, तो उसका पीएच मान बदल कर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, और दही क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। अधिक अम्लीय के लिए क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। एक ग्वाला, ग्वाला किसको कहते हैं, जो दूध बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, ताजे दूध के अंदर थोड़ा क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। फर्स्ट वन आता है, ताजे दूध के पीएच का मान क्या होता है, 6 होता है, 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट क्या कहता है, ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है। जो दूध बेचने वाला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाला बोलते हैं, वो क्या करता है, ताजे दूध के अंदर क्या करता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। वो क्यों मिलाता है वो बताना आपको। बेकिंग सोडा मिलाने से वो दूध क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। जो आपका ताजा दूध होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। 6 क्या होता है, यहाँ से आपका दुर्बल अम्ल होता है। जब दूध से क्या बनती है, दही बनती है। दही बनते ही पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, आपका ज्यादा खट्टा हो जाता है। खट्टे के अंदर क्या होता है, अधिक अम्ल होता है। वह दूध क्या होता है, खाने पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसलिए ग्वाला क्या करता है, जो दूध बेचने वाला होता है, उस दूध के अंदर क्या करता है, थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, एक तरह से क्षारक होता है। जब भी ताजे दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, तो दूध क्या होता है आपका, अम्लीय होने में क्या लेगा, वहां से ज्यादा समय लेगा, और दूध क्या होगा, ज्यादा समय तक हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए ग्वाला क्या करता है, ताजे दूध के अंदर क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला देता है, क्योंकि दूध को क्या रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर बी आता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्योंकि जो आपका जब ताजा दूध के अंदर क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, तो दूध क्या होता है आपका, दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल से बदलकर क्या हो जाता है, वो बड़ा अक्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय, अभी हमारे पास जो दूध होगा वो आपके पास कैसा होगा, अक्षारीय दूध होगा। इसके अंदर क्या होता है, अभी यहाँ से बी का आंसर क्या होता है, जो आपका दूध होता है, जब दूध क्या होता है, दही में बदल जाता है। दूध जब भी दही में बदलता है, दही के अंदर क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल होते हैं।
लैक्टिक अम्ल होने के कारण दूध का जो दही का पीएच मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अक्सार मिलाते हैं। अक्सार मिलाने से क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, अधिक अम्ल नहीं होता है। अधिक अम्ल होने से क्या होता है, रोक दिया जाता है। ताजे दूध के अंदर क्या होगा, अभी हमारे पास जो दूध है उस दूध के अंदर क्या है, बेकिंग सोडा मिलाया गया है। बेकिंग सोडा मिलाने से वह दूध क्या हो जाता है, अक्सारिया दूध हो जाता है। जो आपका ताजा दूध होता है और जो आपका बेकिंग सोडा मिलाने के बाद जो आपका दूध बनाया गया है, अक्सारिया दूध बनाया गया है। ताजे दूध और आपका जो अक्सारिया दूध होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो अक्सारिया दूध होता है वो क्या करेगा, जो आपके ताजे दूध से अधिक समय लेगा क्या बनने में, अम्ल बनने में। क्योंकि यहाँ पर पीएच की वैल्यू, जो ताजे दूध के पीएच की वैल्यू तो कितनी है, 6 है। बट जब हम क्या करते हैं, ताजे दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं, उसकी पीएच की वैल्यू 6 से बदलकर आपकी 7 से ज्यादा हो जाती है। जब भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो क्या बनता है, आपका अक्सारिया बनता है। अभी हमें क्या करना है, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू को हमें क्या लेके आना है, कम पर लेकर आना है, 2 या 3 पर लेके आना है, तभी आपकी दही बनती है। और एक क्या करना, हमें 6 पीएच वैल्यू को हमें क्या लेकर आना है, 2 या 3 पर लेके आना है। तो 6 वाली पीएच वैल्यू पहले आपकी दही बनाएगी, या आपकी 7 से बाद वाली पीएच वैल्यू क्या बनाएगी, जल्दी दही बनाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी 6 वैल्यू है किसकी, दूध की, इट मीन्स आपका जो आपका ताजा दूध है वो क्या करेगा, दही बनने में बहुत कम समय लेगा। और जब हम क्या करते हैं, ताजा दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो दूध की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 7 से अधिक हो जाती है। 7 से अधिक पीएच वैल्यू को जब भी हमें क्या करना है, दही बनाना है, तो उसको दही बनाने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास क्या होता है, दूध को दही बनने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। जो कि आपके पास दूध कैसा होगा, यहाँ पर अक्सारिया दूध होगा। ये क्या बनता है, जब हम ताजे दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं, इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। जो आपके पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, जल के अंदर क्यों रखते हैं, उसके लिए आपको क्या बताना है, एक अभिक्रिया बतानी है क्या होती है। जब भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में रखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में रखते हैं, जब वो क्या करेगा, आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। जिप्सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए एक समीकरण लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। पीओपी अब जब क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ से जिप्सम बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। कैल्शियम के लिए Ca, सल्फेट के लिए SO4, हाफ के लिए 1/2 और हाइड्रेट के लिए क्या आएगा, आपका H2 आएगा। जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जल को, इसको हम क्या करते हैं, जल के अंदर डालते हैं। जल के हम क्या लेंगे, यहाँ से जल लेंगे H2O। जल के कितने अणु लेंगे, यहाँ से एक सही 1/2 अणु लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास जिप्सम बनता है। तो जिप्सम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 लिया। अब यहाँ पर भी आपका H2O और यहाँ भी आपका क्या H2 है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आपका H2O कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, आपका 1/2 प्लस 1 ऑफ 1/2 बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, CaSO4 H2O, तो ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ से इसको चेंज करते हैं, 1/2 ऐसे कैसे, प्लस 2 बन जा 2 और 1 कितने होंगे, यहाँ से 3, तो कितना आएगा, यहाँ से 3/2 आएगा। तो यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, CaSO4 H2O ऐसे कैसे, 1/2 और 3/2 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 2 होगा। यहाँ से कितना आएगा, 1 प्लस में 3 आएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, CaSO4 H2O, 3 और 1 कितने होंगे, यहाँ से 4/2 होंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, CaSO4 H2O और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, 2 बनेगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं। तो क्या आएगा, CaSO4, 2 को पहले लिखें तो कितना आएगा, 2 H2O। तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट। जो आपका कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट होता है, यही आपका क्या होता है, जिप्सम होता है। जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के अंदर रखते हैं, इट मीन्स आपकी जल के आदररोधी बर्तन में रखते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, आपका कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसके अंदर आपको लिखना क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके क्या देने हैं आपको, 2 उदाहरण देने हैं। आंसर क्या आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, किसी अम्ल को किसी अक्षार के साथ मिलाते हैं। अम्ल को अक्षार के साथ मिलाने पर क्या बनता है, हमारे पास लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ से क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं और क्या लेते हैं, अक्षारक लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से अम्ल लिया। अम्ल की अभिक्रिया जब किससे कराते हैं, अक्षार से कराते हैं। जब अम्ल क्या करेगा, अक्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास लवण बनेगा और साथ में क्या बनता है, हमारे पास यहाँ से जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लिए आपको क्या देने हैं, 2 उदाहरण देने हैं। सबसे पहले हमने अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, अक्षार। अक्षार हमने क्या लिया, यहाँ से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया। Na सोडियम के लिए, हाइड्रो के लिए H, ऑक्साइड के लिए O आएगा। जब क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। सोडियम क्या करेगा, HCl में से H को विस्थापित करेगा। तो सोडियम किसके स्थान पर आएगा, H के स्थान पर, और H किसके स्थान पर आएगा, Na के स्थान पर। तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl। तो ऐसे कैसे रहेगा, इस H के स्थान पर क्या आएगा आपका, सोडियम। तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl। तो ये क्या बनता है आपका, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, साधारण नमक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से क्या बचेगा, H बचेगा और यहाँ से O बचेगा और एक H इसके साथ जाएगा। एक H और एक H कितने बनेंगे, यहाँ से H2 बनेंगे। तो कितने बनेंगे, यहाँ से H2 और साथ में क्या आएगा, O आएगा। H2O किसके लिए होता है आपका, जल के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ से जल बनेगा, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, H2 होगा। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया, अम्ल लिया। अम्ल हमने क्या लिया, यहाँ से नाइट्रिक अम्ल लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, HNO3 बोलते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, पोटासियम, पोटासियम के लिए K होगा, हाइड्रो के लिए H होगा, ऑक्साइड के लिए O होगा। जब अम्ल क्या करेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से भी लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल। तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल लिया। नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, जब आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो पोटासियम होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। पोटासियम क्या करेगा, HNO3 में से H को विस्थापित करेगा और पोटासियम किसके स्थान पर आएगा, H के स्थान पर। तो यहाँ से NO3 तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से K क्या करेगा, H के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, K बनेगा। K किसके लिए होगा, पोटासियम के लिए। NO3 किसके लिए होगा, नाइट्रेट के लिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट, जो कि आपका एक लवण होगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका, एक H है और एक H यहाँ से आएगा। कितने H बनेंगे, यहाँ से H2 बनेंगे और यहाँ से कितना बचेगा आपका, O बचेगा। तो साथ में क्या आएगा, O आएगा। H2O किसके लिए होता है आपका, जल के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब भी अम्ल क्या करेगा, अक्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनता है और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दोने के सोडा और बेकिंग सोडा के क्या लिखने हैं आपको, 2 उपयोग लिखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो दोने का सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जो दोने का सोडा होता है उसका उपयोग साबुन वाले उद्योग में होता है, कागज बनाने के उद्योग में होता है और कांच बनाने के उद्योग में होता है। जो दोने का सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, घरों की साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या होते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जो आपका सोडा अम्ल अग्निशामक होता है उसके अंदर किया जाता है। और बेकिंग सोडे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यह एक तरह से आपका एंटीसिड के रूप में भी प्रयोग होता है, जो कि क्या करता है, पेट की अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है और हमें क्या करता है, राहत पहुंचाता है। जैसे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आपका पेट होता है वहां पर क्या होता है, अम्ल प्रोड्यूस होता है। जो अम्ल होता है वो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब भी पेट क्या करता है, अधिक मात्रा में अम्ल प्रोड्यूस करने लगता है, स्रावित करने लगता है, तो हमारे पेट के अंदर क्या होती है, जलन होती है या एसिडिटी होती है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीसिड यूज करते हैं या हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जो कि आपका एक अक्षार होता है। अक्षार क्या करता है, अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है और हमें वहां पर क्या मिलती है,
पेन के अंदर राहत मिलती है। इट मीन्स आपका क्या होता है, वहां से पेट के दर्द को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके, बेकिंग सोडा का प्रयोग करके। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर फिनिश होते हैं। इसी के साथ हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस लेकर आते हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।